इस क्लास में आज हम बताएंगे ग्रामर का आपका 3 टॉपिक है। एक है आपका रस, अलंकार और छंद। ये तीनों टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन आता है। क्लास 10th में अगर होगे तो एक एक क्वेश्चन आता है और एक एक अंक का आपका आता है। 3 अंक आप पक्का करके आ जाएंगे। अगर आप आज तक अपने हिंदी में इस ग्रामर के इस टॉपिक को नहीं पढ़े हुए हैं तो ज़रूर स्टे रहिएगा। वीडियो जो भी छोटा बड़ा हो आप देख लीजिए। 3 अंक अगर आपको लेना है, ये आपका OMR पर आएगा। OMR बेस्ड क्वेश्चन होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है, तो OMR में आपको टिक ही करना होगा। तो आपको समझ लीजिए कि इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी बताऊंगा आप 3 अंक करके वहाँ से आएंगे। बस आपको क्या करना है कि पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि चीज़ें एकदम डिटेल और आसान तरीके से बताएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है कि हम बताते हैं आपको रस। सबसे पहले क्या बताते हैं, हम आपको रस बताते हैं, ठीक है। और तीनों का हम यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव करके भी दिखाएंगे। तीनों का ऑब्जेक्टिव करके भी दिखाएंगे। आपका पिछले पेपर में हम दिखाएंगे भी कहाँ पर आया था और आपके सामने टिक। पिछला पेपर 2025 का जो 7 मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड का, 7 का आपको दिखाएंगे। 7 पेपर में कहाँ पर आया हुआ है और आप खुद करेंगे टिक उसमें, ठीक है। चलिए हम पहले बता देते हैं, ओके। जैसे देखिए, पहले है रस। आपका रस में हम समझते हैं कि आप जब उसमें आपका एक उसमें स्थाई भाव होता है, यानी कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ें किसी चीज़ को या देखें किसी चीज़ को या सुने किसी चीज़ को, यानी किसी भी चीज़ को देखने से या सुनने से या पढ़ने से हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न हो जाता है ना, वही हमारा रस होता है। वही हमारा रस होता है। यानी कोई चीज़ अगर आप ये बताइए, कुछ भी आप बिना पढ़े आप न तो हंस सकते हैं न तो रो सकते हैं। यानी कि आप किसी चीज़ को देखें, तभी आप देखने के बाद ही आप या तो हंसेंगे, या तो सुनने के बाद हंसेंगे, या तो उसको पढ़ने के बाद हंसेंगे। 3 सब चीज़ों से जो हमारे हृदय में जो भावना उत्पन्न होती है, जो एक हृदय में हमारे कहने का मतलब एक ऐसी भाव प्रकट होता है, वही रस होता है। तो रस हमें किस प्रकार का मिलता है, वही चीज़ देखिए। ज़्यादा डिटेल हम एग्जाम्पल पे सीधे चलेंगे, मतलब उसको बताएंगे। हम परिभाषा सबसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो हमें रस में अस्थाई भाव पता करना होता है। क्या पता करना होता है, हमें अस्थाई भाव पता करना होता है। ये ध्यान दीजिएगा, अस्थाई भाव, ध्यान दीजिएगा, अस्थाई भाव यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसमें हमें अस्थाई भाव पता करना है। तो सबसे पहले हम एक कहानी के रूप में बताएंगे और आपको याद होता चला जाएगा। जैसे देखिए, मैंने बोला कि देखने से, सुनने से और पढ़ने से आपने एक भवन को देखा। एक भवन को देखा आपने, कितना अच्छा बना था, उसका सजावट कितनी अच्छी थी, देखने पर कितना अच्छा था। मतलब आप समझ रहे हैं कि उसको देखने पर हमें उस घर से लगाव उत्पन्न हो जा रहा है। उस घर से हमें लगाव उत्पन्न हो जा रहा है, मतलब उसमें हम आकर्षित होते जा रहे हैं, मतलब उससे हमें प्रेम हो जा रहा है, मतलब उससे हमें लगाव महसूस हो रहा है। मतलब उससे हमें क्या महसूस हो रहा है कि हम उसको देखने के बाद हमें अट्रैक्शन हो रहा है। किसी भी आप अच्छी से कोई कहने का मतलब मूर्ति देख लिए, उस मूर्ति को देखने के बाद आपके प्रति जो लगा कि हाँ ये इसमें हमारा लगाव बन रहा है, तो प्रेम बन रहा है कहने का मतलब। तो इसमें श्रृंगार का मतलब हो जाता है प्रेम। एक होता है प्रेम, दूसरा होता है रति। दूसरा होता है रति। यदि आपको मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आपके अंदर अगर किसी भी चीज़ को देखने से, सुनने से या पढ़ने से उसमें आपको प्रेम का लगाव हो रहा हो तो समझ लो श्रृंगार रस है। उसमें आपका रति का लगाव हो रहा हो तो समझ लो श्रृंगार रस है। दो उसका स्थायी हो गया, रति और प्रेम। यदि अब हमने देखा, अच्छा लगा, प्रेम हो गया उससे, उसको हमारे अपने पास रहने की इच्छा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रति या प्रेम होगा। लेकिन अगर वही चीज़ उसको देखने के बाद यदि मेरे अंदर भय उत्पन्न हो जाए, क्या भय, तो भयानक रस। भय उत्पन्न हो जाएगा तो भयानक रस, ठीक। अच्छा ठीक है, भय उत्पन्न हो जाएगा, भयानक रस। लेकिन अगर उसको मेरे अंदर कोई वेदना ही उत्पन्न नहीं, मैं शांत हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं आराम से एकदम से शांत हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई वेदना नहीं, मेरे अंदर कोई भाव तो नहीं, मैं एकदम से
ठीक है, देखने में अच्छा है, कोई बात नहीं, मतलब मैं बहुत खुशी नहीं हूँ, मतलब मैं सही हूँ, तो शांत हो जाऊंगा तो मेरे अंदर निर्वेद, निर्वेद मैं क्या करूँगा, निर्वेद। निर्वेद क्या होता है कि आप के अंदर एकदम सारी चीज़ें, सारे कष्ट से दूर रहें, सारी चीज़ें आपके अंदर कुछ भी नहीं, तो शांत, निर्वेद इसका होगा। क्या होगा, निर्वेद। करुण, यदि उसको देखने के बाद आपके अंदर थोड़ा सा दुख उत्पन्न हो, शोक उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो, शोक उत्पन्न हो, तो करुण रस होगा वहां पर। क्या उत्पन्न हो, शोक, शोक, तो क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। यदि उसको देखने के बाद आपके अंदर गुस्सा आए, आपको उसको देखने के बाद गुस्सा आए, यानी क्रोध आए, क्या है, क्रोध, क्रोध, क्रोध हो गया, ठीक, क्रोध आपका क्रोध हो गया। अगर आपका उसको देखने के बाद क्रोध आ गया तो कौन सा रस, रौद्र रस। याद करने के लिए मैं बताता हूँ, रुद्र रूप, रौद्र रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर दई लंक जरा। ऐसा नहीं है, एक आपका दोहा सुने होंगे बजरंगबली का, तो उसमें रुद्र रूप, रौद्र, रौद्र मतलब गुस्से में, मतलब कि रौद्र यानी क्रोध में, हाथ से अगर उसको देखने के बाद हंसी आ जा रही है, हास, हास का मतलब हाथ से, हास, हास अस्थाई भाव होगा तो क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। यदि उसको देखने के बाद, मान लीजिए उसको देखने के बाद उसके प्रति एक भक्ति भावना जैसी प्रकट हो रही है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ ऐसे भी। उसी में क्या है, आप इसका मतलब अनुराग होता है, रत भी होता है, लेकिन इसको आप ना समझें, कोई ज़रूरत नहीं है इसको आप मैं ना के बराबर सुन। उसी के राग, यदि आपको किसी चीज़ को देखने के बाद मैं उसी के राग में बहता जा रहा हूँ, मुझे उसी चीज़ अच्छा, मैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखी, मेरे श्री कृष्ण पर लगाओ, मैं उसी के पीछे पड़ गया, मेरा मन उसी में, उसी के राग में मैं जो भी वो भी मैं उसी में मिल जाऊँ, तो विराग, अनुराग, ये आपका भक्ति भाव बना, इसका समझ। उसके बाद आपका एक और होता है, वो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देने वाली बात है, वो होता है आपका वीर। वीर वाले में आपका होता है क्या, उत्साह। क्या होता है, उत्साह। यदि उसको देखने के बाद आपकी उत्साह आए, इसका मतलब मुझे वीर, मैं वीर हूँ, उत्साह आ रहा है तो वीर हूँ, इसलिए मुझे वीर वाला उसमें रस मिलेगा। मैंने सभी का मैं इंपॉर्टेंट, अब आपको याद अधिकतर कौन कौन ध्यान देना है, श्रृंगार, करुण, रौद्र, वेरी इंपॉर्टेंट, हास्य और वीर। इतने का तो आपको पक्का पक्का याद करके रखना है। 5 मैंने बताया, टिक टिक लगाया है, 5 को आप याद करके रखिए। आपका अभी मैं पेपर दिखाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में दिखाऊंगा आपको। अब आ जाता है अलंकार। अलंकार में आपको क्या कहें, देखिए सभी अलंकार को आपको पढ़ना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आपके पेपर में जो आ रहा है वही पढ़ना है, जो सिलेबस में भी बना हुआ है आपको उतना ही पढ़ना है, मतलब आपको उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक पढ़ना है। देखिए इसमें आपका उपमेय और उपमान होता है। उपमेय और उपमान, उपमेय का मतलब होता है किसी वस्तु को, जो वस्तु को हम लिए हैं, जिस वस्तु को लिए, मतलब जिस वस्तु को लिए नहीं, मतलब जिस वस्तु को हम ले रहे हैं और जिस वस्तु से तुलना कर रहे हैं, उपमान हो जाएगा। जैसे कि इस वस्तु को मैंने लिया, इसकी तुलना में इस वस्तु, तो पहले ये उपमेय हो गया, ये उपमान हो गया, इसकी तुलना मैं इससे कर रहा हूँ, तो उपमेय और उपमान। उन दोनों की तुलना करने के लिए मैंने कोई शब्द लूँगा, मैं कोई शब्द लूँगा कि अच्छा है, तो वो हमारा शब्द हो जाएगा उसका, ठीक है। और मैं इसको किस शब्द से तुलना की, कौन सी चीज़ लगाया, उसको तुलना कर शब्द में क्या लगाया मैंने, वो शब्द आपका। तो इस तरीके से उसका धर्म होता है, कौन सा, मैं इसका धर्म किस रूप में समानता दिखाई जा रही है, तो वो होता है हमारा उसका धर्म। तो इसी तरीके से होते हैं आपका, उसमें कभी हुई परिभाषा पूछे, उपमेय और उपमान का आपका भेद रहित आरोप किया जा रहा है, अभिन्नता के साथ आरोप किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना आपको, उत्प्रेक्षा और मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल के द्वारा पहचान बता रहा हूँ, सीधा सीधा। इसमें आपका, आपके बुक में मिलेगा क्या, मनु, मानो, मनो, ठीक, फिर जनु, जानो, जनो। बात समझ में, इनको अगर हमने देखा तो उत्प्रेक्षा मैं ठोक दूंगा। यदि मुझे जैसे जैसा या फिर
इसमें सा लगा हुआ है ना, यानी सा, सी, से, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपका अगर मिल रहा है तो उपमा लगा देंगे, समानता दिखाई जाए। ठीक। और इसमें आपका, इसमें मान लिया जाता है, इसमें मान लिया जाता है, इसमें समानता दिखाई जाती है, और इसमें अभेद रहित आरोप किया जाता है। और उसको मान लिया। देखिए दोनों में, अब तीनों में मैं बताता हूँ। मैंने एक बिल्ली को लिया और एक टाइगर लिया, बिल्ली और टाइगर लिया। मैं क्या करता हूँ, बिल्ली को डायरेक्ट टाइगर मान लेता हूँ कि बिल्ली ही टाइगर है, समझ लो बिल्ली ही हमारा क्या है, मान लीजिए कि टाइगर ही है। तो हम उस तरीके से जब समानता दिखा रहे हैं तो हम उसको कहेंगे, मतलब सीधा उसको हम मान रहे हैं कि ये चीज़ यही है, तो हम रूपक मान लें। अगर उसमें समानता दिखाने कि ये इसके जैसी है, ए इसके जैसी, से सी सा ये सब यूज हो रहे हैं, तो हमारा उपमा हो जाएगा। यदि इसको मैं मान ले रहा हूँ कि मानो ऐसा हो रहा है, मानो कि उसके बाल की जो छाँव है वो बादल जैसी है, तो कुछ इस तरीके से इसमें आपका डायरेक्ट मान लिया जाएगा, इसमें उसके समान दिखाया जाएगा, इसमें इसको मान लिया जाएगा। बस इतना ही ट्रिक रखना है। अभी आपको हल होगा, पक्का हल होगा, मैं एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ ज़्यादातर, ध्यान दीजिएगा। और इसमें आ जाइए सोरठा और रोला में, छंद में। अगर मैं छंद में आता हूँ तो सोरठा देखिए, आप यदि देखेंगे तो इसमें 4 लाइनें होती हैं। देखिए इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं, 4 चरण। ओके। और उसके बाद अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक होता है। 4 चरण का मतलब 1, 2, 3, 4, कुछ इस तरीके से इसमें लाइन रहेंगी। ध्यान दीजिएगा, जब ये लिखा रहेगा 1 लाइन कामा दूसरी लाइन, 1 लाइन कामा चौथी लाइन, मतलब इस तरीके से ये हमारा होगा सोरठा। लेकिन इसमें जो होगा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, प्रत्येक लाइन में अगर हम देखेंगे 4 चरण और सममात्रिक, सममात्रिक। और अब इसमें देखेंगे पहले और तीसरे में, इसमें सभी में 24 मात्रा, 24 मात्रा। ठीक। 11 और 13 पर यति, यति या विराम जिसको बोलते हैं, ये होगा। लेकिन इसमें पहले और तीसरा में इसमें 11 11 मात्राएं, इसमें आपका 13 13 मात्राएं। समझ में आई बात? मैं भी समझा देता हूँ। ठीक। देखिए सबसे पहला काम क्या है, सोरठा में हमारे 4 चरण होंगे, इसमें भी 4 चरण होंगे। इसमें 4 चरण जो होंगे इसे लाइन से लिख रहे, पहले एक लाइन, मतलब लाइन जो रहेगी उसमें कामा बांट के रहेगा। चरणों को एक लाइन को 2 कामा के आधार पर मैं 2 में बांट दिया जाएगा। एक लाइन में 2 चरण बांट दिए जाएंगे, वो भी कामा के अंत, मतलब कामा लगा के आपके, जैसे आपने एक लाइन लिखा बीच में कामा लगा दे, 1 चरण हो जाएगा, 2 चरण, इस तरीके से रहेगा। लेकिन इसमें आपका एक एक चरण रहेगा 4 लाइनों में, ये चीज़ पहचान लीजिए। वैसे भी तो आपको ये 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, मतलब पहला चरण के बाद दूसरा आएगा, दूसरा के बाद तीसरा आएगा और चौथा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, मतलब 2 के बाद हमारा 4 होगा सीध पे देखेंगे तो, और 1 के सीध पे 3 होगा। यानी कि अगर हम देखेंगे पहले और तीसरे में 11 11 मात्रा। कैसे याद रखेंगे ये बात बताता हूँ। एक का मतलब पहला का मतलब होता है 1, पहला का मतलब 1, और 1 1 से क्या बनता है 11, मतलब मेरा 11 मात्राएं होंगी पहले में। और जब पहले में है तो 1 के छोड़ जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे, तो पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं। अब बन रहा है दूसरा और चौथा, तो 13 13 होगा। 11 11 अगर आप याद कर लेते हैं, 13 अपने आप याद हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान है। इसमें 11 13 पर क्या होता है, विराम होता है, यति होती है, ये चीज़ है। अब इस तरीके से सारे विकल्प आपके। और एक बात है, विकल्प में आपका कभी कभी पूछ लिया जाएगा, एक होता है चौपाई, एक होता है चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। कितना? 16 मात्रा होती है, ध्यान देना, 16 मात्राएं। ठीक है। और सोरठा का उल्टा, सोरठा का उल्टा, सोरठा का उल्टा होता है दोहा। क्या होता है? दोहा। ये चीज़ ध्यान देना, ये क्या होता है? उल्टा। ओके, समझ में आई बात? उल्टा समझ लिए, मतलब जो काम इसमें होता है इसका उलट दीजिए बस।
तो जानना है बस, ये दोनों आपको जरूर नहीं। विकल्प में आपके सोरठा और रोला दो ही टिक लगाना है, उसमें कुछ भी आ जाए। अलंकार में आपके उत्प्रेक्षा उपमा रूपक को ही देखना है, बाकी आपका श्लेष आ गया, यमक आ गया, अनुप्रास आ गया, तो इसको आपको नहीं लगाना है, ये ध्यान देना, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और ये आपका रस है, इसमें से आपको ये सब पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से मैं इसके आधार पर आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा बहुत ही आराम से, और आपको मैं स्क्रीन पर ले चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं मोबाइल के सारे से आपको लैपटॉप पर दिखाऊंगा और आप खुद देखिए कि पेपर में क्या क्या आया हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर पेपर है जो कि 2025 का पेपर है, आपके सामने यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें आपको देखिए यहाँ पर ये है हास्य रस। अब आप बताइए, मैंने वहाँ पर लिखा था हास्य रस का स्थायी भाव, अब बताइए क्या होगा? हास, डी सही होगा। क्या सही होगा? डी सही होगा ना, डी सही होगा। और आप भी एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ। क्रोध का हास अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध का मतलब क्रोध का आप समझे कि क्रोध आपका क्या होता है? ये आपका रौद्र का होता है। भय किसका है आपका? भय किसका है? भय किसका है? भयानक का है। रथ किसका है? श्रृंगार का है। तो इस तरीके से आप समझ गए। अब चौपाई को देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। मैंने अभी लिखा 16 मात्राएं होते हैं। उसके बाद आपका आएगा अलंकार में, देखिए इसमें पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए पीपर पात सरिस, सरिस ऐसा लग रहा है पीपर पात के जैसा मन डोल रहा है, के जैसा, जैसा तैसा ऐसे दिमाग में फील हो रहा है ना। देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मतलब सरिस मन डोला, पीपर के जैसा मेरा मन डोल रहा है, पीपर के पात जैसे डोलता है उसी तरह मेरा मन डोल रहा है। तो जब सा के जैसा सा का बात आए तो कौन सा अलंकार हो जाता है? वो अलंकार आपका हो जाता है कौन सा? रूप, उपमा। उपमा में सा से सी है, और उत्प्रेक्षा में आपका मनो मानो जनो जानो ये सब आएगा उत्प्रेक्षा। बाकी कुछ ना मिले तो रूपक, ये दोनों का अगर ना मिले तो आप रूपक ठोक देना, ये मान के चलिए। चलिए मैं दूसरे पेपर को मैं दिखाता हूँ, दूसरे पेपर को मैं लगाता हूँ। ये रहा, उसी में आपका देख लीजिए फिर से आ गया करुण रस। इसमें देखिए आपका यहाँ पर करुण रस है। अब बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का आप खुद बताइए। करुण कब होता है? जब शोक होता है तब, जब शोक होता है तो करुण होता है। रति कब होता है? श्रृंगार में। निर्वेद कब होता है? शांत में। रौद्र कब होता है आपका? रौद्र रूप कब होता है आपका? क्रोध में। इस तरीके से आपका यहाँ पर देखिए, आपकी लिखिए चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन बिन घूंघट पर झीन, मानहु मानहु सुर सरिता विमल जल उद्री। देख लीजिए इसमें मानव मिल गया ना, मानव। मैंने भी क्या लिखा था? मानव, मनु मानव जनु जानो, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानव जन जानो, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ गए बात को? एकदम ईजी है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, आपका आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ठीक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ना। तो इस तरीके से आप आराम से चीज़ें समझ सकते हैं कि ये इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर मानव है, आप है ना मानव, ये मानव आपका इसके वजह से उत्प्रेक्षा हो गया। बाकी आप समझ सकते हैं उपमा और उत्प्रेक्षा दो ही हमारा सिलेबस के हिसाब से मिल रहा है, श्लेष और यमक मिल रहा है, इससे मतलब है नहीं। रोला छंद किस प्रकार का छंद है आप बताइए? रोला छंद मैंने क्या बोला? रोला आपका सममात्रिक छंद है, और सोरठा कौन सा था? अर्ध सम्मात्रिक था। तो मेरा ये सम्मात्रिक छंद होगा, बी सही हो गया ना। मैंने जितना बताया उसी में से आपका मिलेगा। उसके बाद मैं अगला पेपर मैं निकालता हूँ। अगला पेपर आपका देखिए, ये रहा आपका अगला पेपर, देख लीजिए इसमें क्या है? हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक, और उपमेय उपमान का संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय उपमान का संभावना व्यक्त की जाती है तो कौन सा अलंकार होता है? उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त यहाँ की जाती है। संभावना यानी उसमें संभावना है तो आपका कौन सा अलंकार होगा ये आप देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका होता है कौन सा? संभावना की बात हो रही है तो कौन सा होता? मतलब कि उसके जैसा, तो संभावना, उपमेय उपमान का संभावना। ठीक है, मान लीजिए और जान लीजिए इस तरीके से उत्प्रेक्षा, बाकी रूपक, बाकी उपमा। तो ये सोरठा देख लीजिए तृतीय चरण में। अब अगर सोरठा छंद में पकड़ना है, मैंने बोला था कि सोरठा में पहला, पहला का मतलब एक, एक का मतलब एक एक 11, एक एक 11 मतलब सोरठा में एक 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 11, पहले भी 11 मात्रा होती, जब पहला और तीसरा 11 तो दूसरा में कितना होगा? 13 फिर होगा ना। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। अगला पेपर में दिखाता हूँ फटाफट ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना लगे।
इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर हास से रस का स्थायी भाव सीधा पकड़ लेंगे, क्या होगा, हास होगा। चरण कमल बंदो हर रही, चरण के समान कमल हो रहा है, चरण हमारा कमल के समान है। देख लीजिए, मनु मानो जन जानो नहीं है तो उत्प्रेक्षा नहीं है, कट गया। सा से सी कई जैसा कई जैसी नहीं है तो उपमा कट गया। बाकी मेरा फिर कौन बचा, रूपक, क्योंकि इनमें से कोई लगाना नहीं है। फिर सोठा पे आ जाइए, द्वितीय चरण में पहले में अगर एक एक होता है तो 11 होता है इसका मतलब, फिर दूसरे में कितना होगा, 13 होगा। इस तरीके से ये लगा सकते हैं। इसके बाद मैं अगला पेपर खोलता हूँ। यहाँ पर देखेंगे सोरठा किस प्रकार का छंद है, सोरठा किस प्रकार का छंद है, तो यहाँ पर यहाँ से देखेंगे करूर रस, करूर रस में कौन सा रस होगा, आप बता सकते हैं कि शोक होगा। उपमेय और उपमान का सीधा आरोपित किया जाता है, कौन सा लगा, सीधा आरोप लगाया जाता है, रूपक अलंकार। इस तरीके से इसमें सोरठा किस प्रकार होगा, सोरठा आपका अर्ध सम्मात्री छंद होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीज़ों को लगा सकते हैं। इसके बाद मैं समास भी बताऊँगा और उपसर्ग और प्रत्यय बताऊँगा, वो भी आप वीडियो देख लेना आके, ताकि आपको इसमें देखिए रस, इसमें अब कैसे पता चले, जो घनीभूत पीड़ा सी मस्तक, पीड़ा है आंसू बनकर, यानी दुख है, पीड़ा दुख किस में होता है, करुण में होता है, करुण रस हो गया। उसके बाद रूपक अलंकार, रूपक अलंकार के समय क्या होता है, उसमें समानता, उपमा में समानता दिखाई जाती है, इसमें अभेद रहित आरोप किया जाता है। मैंने लिखा था ना अभेद रहित, ये मतलब हो गया। इस तरीके से छंद में देखते हैं 11 और 13 विराम, विराम विराम मतलब ये आती किस में होता है, वो आपका रोला में होता है, और 24 मात्राएं भी, दोनों से आप लगा सकते हैं, आराम से आ जाएगा। इस तरीके से मैं लास्ट पेपर आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए। करूर रस का स्थायी भाव आप समझ सकते हैं, शोक। भूरे बालों की सी यहाँ पर मिल रहा है, देख लीजिए सी मिल रहा है ना, तो सी का मतलब हो गया कि आपका उपमा अलंकार, आप इसमें उपमा लगा दीजिए। उसके बाद छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यति कहते हैं, ये सही हो गया। बताइए आप इस तरीके से पूरे पेपर को हल कर लिए कि नहीं, तो आप इस तरीके से पूरे पेपर को आपने हल कर दिया है। अब मैं दिखाता हूँ बोर्ड पर दिया क्या क्या आया था, 3 अंक आप ले सकते हैं। आप ये स्थायी भाव जो जिसमें मैंने टिक लगाया है उसको आप देख लीजिएगा, आराम से आपको आ जाएगा, बाकी पूरा याद पढ़ सकते हैं। और इसमें मैंने ये सारी चीज़ें लगाया है, अभेद रहित आरोप, उसको सीधा मान लिया जाता है। और इसमें क्या है कि आपका ये सम्मात्रिक, यति, विराम, मात्रा सब मैंने लिख दिया है। तो इसको अगर आप देख करके आप 3 अंक नहीं लेना तो आप ले नहीं सकते हैं 3 अंक, अगर आप नहीं पढ़े। जो पढ़े होगा वो तो ले लेगा, वैसे भी बिना किसी के पढ़ाई भी, अपने आप से भी। लेकिन अगर जो नहीं पढ़ा है, अगर ये वीडियो भेज देना, शेयर कर देना, सभी को आपको 3 अंक। इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, समास और शब्द का जो बनावट होती है उसको लेकर आएंगे। इसमें से आपका 10 अंक जो होता है ना, 10 अंक ग्रामर का ना, वो आप आराम से पा जाएंगे, व्याकरण वाला मैं दिलाऊंगा 10 अंक आपका। 10 अंक जो आपका हिस्ट्री पर होता है, हिंदी साहित्य का विकास, रचनाएं पर, उसको भी मैं बताऊंगा। वीडियो मेरे में पड़ा हुआ है, अगर देखना चाहते हैं इंड स्क्रीन पर दे दूंगा, ध्यान रहेगा तो उसको देख लेना। पूरा मैंने इतिहास बताया है, कैसे कैसे कौन से काल में कौन लेखक, किसकी कौन सी रचना इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बताया। नहीं तो फिर वीडियो लेकर आ जाएंगे, देख लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।